मध्य प्रदेश उपचुनाव में अब जो है आर पार की स्थिति देखी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के प्रभारी और कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक साहब। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की तैयारी है सर इस बार, और जो सीन है महंगाई और दूसरे जो मुद्दे हैं उसको लेकर क्या सीन रहने वाला है अब, और कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी सर। देखिए, पूरी तरह से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस, हमारे ब्लॉक, हमारे सेक्टर, हमारे मंडल के तमाम नेता कार्यकर्ता, साथ में हमारे सभी अग्रिम संगठन के लोग पूरे मुस्तैदी के साथ ये चुनाव के अभियान में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर चुनाव की नज़र आती है, उसे देखकर ये एक विश्वास बनता है कि लोगों का विश्वास ये कांग्रेस के प्रति इस चुनाव में ज़रूर व्यक्त होगा। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आज की स्थिति, प्रदेश की, देश की स्थिति को देखकर बहुत परेशान नज़र आते हैं। एक तरह का एक अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था की स्थिति सारे तरफ चरमराई हुई नज़र आती है। बहू बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित रहेगी, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में कई सारी इस तरह की घटनाएं हुई जहां पर नाबालिग बच्चियों को भी दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। और महंगाई की तो क्या बात करें, आसमान को छूने वाली ये महंगाई से सारे लोग परेशान हैं। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें बहुत महंगी हो गई। पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, रसोई गैस को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर सारे लोग परेशान हैं। ऐसा लगता है कि जो केंद्र और राज्य में मोदी सरकार और शिवराज जी की जो सरकार है, क्या वो आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी। लगता तो यही है कि जिस तरह का उनका रवैया है उससे यही नज़र आता है कि लोगों की मुसीबतों में वो किसी तरह से उनके साथ नहीं रहेंगे। सर इस सब के बावजूद भी 15-18 साल होने को आए हैं, अभी भी स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी दावा करती है और सीन जो है किसी न किसी कारण उन्हीं के फेवर में जाता है। इस स्थिति से कैसे निकल पाएगी सर कांग्रेस अब। देखिए, ये तो 2018 की बात है। आप 17-18 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको 2018 की बात बता रहा हूँ। 2018 में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ठुकराया था, सत्ता से हटाया था। यहाँ के मतदाताओं ने कांग्रेस के हक में वोट डाला था, कांग्रेस की सरकार बनाई थी। जिस तरह से हम देखते हैं कि जमीन किसी और की है और कोई जाकर एनक्रोचमेंट कर लेता है, अतिक्रमण, उसी तरह से यहाँ पर धनबल का उपयोग करके जनादेश का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शिवराज सिंह जी की सरकार एक अतिक्रमण करने वाली सरकार है। सरकार तो कांग्रेस की बनाई थी लोगों ने, लेकिन किसी तरह से एक नाजायज धनबल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जनादेश का अपमान किया है। सर ये जो उपचुनाव हैं चारों सीटों के, ये कोई लिटमस टेस्ट हो सकते हैं आगामी 2023 या लोकसभा 2024 के संदर्भ में। देखिए, चुनाव जब जब होते हैं वो चुनाव का अपना एक अलग महत्व रहता है। आज की वर्तमान स्थिति में भी ये चुनाव एक अपना ही महत्व रखते हैं और हम समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। हर चुनाव एक अपने उस समय जो हालात रहते हैं वो हालात को देखकर होते हैं। आज का चुनाव हम जिस तरह से महत्वपूर्ण समझते हैं, अगले चुनाव भी महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई ऐसा नहीं होता कि एक चुनाव बहुत महत्व रखता है, दूसरा चुनाव कम महत्व रखता है, लेकिन आज के चुनाव का आज का महत्व है, इतना मैं जरूर कहूँगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में भी सीन यही है। प्रियंका जी लगातार संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि स्कूटी देंगे, उसके जवाब में अब ये लैपटॉप या इस तरह की बातें आ रही। तो योगी सरकार की जो सीन है सर, रोल है यूपी में खासकर कांग्रेस लीडर्स के प्रति, उसको किस तरह नजरिए से देखते हैं सर। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर किसी तरह से ये मानते कि वो नैतिकता पर भरोसा रखते हैं तो आज तक उन्होंने इस्तीफा देकर किसी और के हाथों में सत्ता सौंप दी होती।
कोरोना की स्थिति आपने देखी, पूरे देश का हाल बेहाल हुआ था। उत्तर प्रदेश में नदियों में बहती हुई लाशें हमने देखी, नदियों के किनारे रेत में लाशों को दबाया हुआ, गड़ाया हुआ वो सारा दृश्य हमने देखा। किस तरह की स्थिति वहां पर बनी थी? स्मशान भूमियों में लाशों का ढेर लगा था, इस तरह की स्थिति बनी थी। मुख्यमंत्री को अगर कुछ थोड़ी भी नैतिकता होती तो वो आज इस्तीफा देकर निकल गए होते। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की एक बहुत भयावह स्थिति है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ सत्ता पर बैठने की एक होड़ भारतीय जनता पार्टी में लगी है। लोगों की भलाई, लोगों का कल्याण, लोगों के मुसीबतों में राहत, ये उनका कोई भी किसी तरह से दृष्टिकोण नहीं है। कांग्रेस वहां पूरे दमखम से अपनी तैयारी सर, मोदी जी 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मना रहे हैं, बावजूद इसके कि इतनी बड़ी संख्या में लॉस हुआ और उन्होंने वैक्सीन विदेशों में भेजी। मोदी जी के एक मंत्री हाल ही में 9 अक्टूबर के उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर क्यों आप सवाल उठाते हैं? आपको मुफ्त यहाँ पर टीका लगाया जाता है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? ये तो पेट्रोल डीजल की कीमतों से ही वसूल किया जाता। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये इश्तेहार देते हैं, पोस्टर लगाते हैं कि मोदी जी धन्यवाद, थैंक यू मोदी जी, मुफ्त में आप हमको टीका लगाने का काम कर रहे हैं। लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। अगर टीका लगाने के लिए मोदी जी श्रेय ले रहे हैं तो उसका श्रेय कौन लेगा? जब ऑक्सीजन से लोगों ने दम तोड़ा, जब रेमडेसिविर लोगों को नहीं मिली और उससे लोग मौत के घाट पहुंच गए। कई सारी मिसालें हैं। लोगों को दवा नहीं मिली, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, ये तमाम चीजें होते रही। नदियों में लाशें छोड़ दी गई, रेत में लाशों को गाड़ दिया गया। इसके लिए क्या मोदी जिम्मेदारी लेंगे? परसों उन्होंने राष्ट्र के नाम से संबोधन किया, एक वाक्य उन्होंने ये जो कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का काम उन्होंने नहीं किया। किसी तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में आज जो हालात बने हैं, लोगों को चुन चुन कर वहां मारा जा रहा है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, वहां पर सेना के हमारे अधिकारी, सेना के हमारे जवान मार दिए गए, उसके प्रति मोदी जी ने कभी कोई बात नहीं कही। अमित शाह गए हैं सर वहां। अमित शाह 2 साल पहले धारा 370 समाप्त करने के बाद आज वहां पर गए, लेकिन क्या हालत है वहां पर? वहां 2 साल पहले ये दावा किया था कि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी। क्या जम्मू कश्मीर में आज लोकतंत्र है? कोई ये कह सकता है कि वहां मानवाधिकार है? कोई ये कह सकता है कि वहां लोग सामान्य जीवन जी पा रहे हैं? इस तरह के कोई हालात नहीं है। जम्मू कश्मीर ये भारत का अविभाज्य अंग है, ये हम हमेशा मानते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर एक प्रांत था, एक स्वाभिमानी राज्य था हिंदुस्तान का। उसके 2 टुकड़े कर दिए, यूनियन टेरिटरी में उसको बदल दिया गया, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए गए। हम समझते हैं कि एक बहुत भयावह स्थिति है। 370 को लेकर विचार कर सकती है क्या कांग्रेस अब, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो? हमने ये तमाम फैसलों को लेकर कांग्रेस कार्य समिति में इस पर हमने अपनी बात कही और उसके पश्चात जो भी हमारा प्रस्ताव कार्य समिति में पारित हुआ तो वो मुल्क के सामने हमने पहले ही रख दिया है। ये थे मुकुल वासनिक साहब, जिनका साफ कहना है कि उपचुनाव हो या केंद्र में मोदी की सरकार, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फैलवार दिखता है और यही वजह है कि कांग्रेस अब पूरे दमखम से इन 4 सीटों को लेकर पूरी तैयारी से मैदान में मोर्चा संभाल चुकी है। खंडवा के मांधाता से सिद्धार्थ माछीवाल, ईटीवी भारत के लिए।